अब जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे पहले, पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूंगा प्लांट सेल का, यहाँ दिख रहा है इतना ऊपर, अगर मैं बात करूंगा प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में अगर सेल वॉल हटा दिया जाए तो प्लांट सेल में अगर सेल वॉल हटा दिया जाता है तो बचता है प्रोटोप्लास्ट। क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल हटेगा तो क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट के अंदर आपको मिलता है प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, और आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। कहानी समझ में आया? अगर मैं प्लांट सेल से सेल वॉल हटाऊंगा तो प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट में होता है प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म में आपको दो चीजें मिलती हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलेगा। अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दो पार्ट मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्रोमेटिन और आपको मिलेगा न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फिर जब आप साइटोप्लाज्म में जाओगे तो उसमें आपको दो पार्ट मिलेगा, एक लिक्विड मिलेगा, एक सॉलिड पार्ट मिलेगा। तो लिक्विड को हम बोलेंगे हाइलोप्लाज्म, और सॉलिड को बोलेंगे ट्रोफोप्लाज्म। समझ में आया ना? सॉलिड में क्या आएगा? ट्रोफोप्लाज्म आएगा। सॉलिड में फिर आएंगे आप तो इसमें आपको दो पार्ट मिलेगा, इसमें एक मिलेगा लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग में आपके आएंगे, याद करिएगा, लिविंग में आएंगे मक्खन, एनसीआर, गरलवा। याद आया? यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। और नॉन लिविंग में आपका आएगा टैनिन, गम्स, म्यूसिलेज। ये सब सेल के अंदर होता है भाई। आया कि नहीं आया? और फिर नॉन लिविंग को बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ड्यूटोप्लाज्म। आया? तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं हाइलोप्लाज्म, या इसी को हम कह सकते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। लिक्विड को बोलते हैं साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म, सॉलिड को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। इसमें आपको लिविंग मिलेगा, नॉन लिविंग मिलेगा। मक्खन, एनसीआर, गरलवा लिविंग में आ जाएगा, नॉन लिविंग को बोलेंगे ड्यूटोप्लाज्म, टैनिन, गम्स और म्यूसिलेज। ये सब आते हैं। कहानी समझ में आया? ये सेल का वो क्या है, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं ये सारा मैंने आपको इकट्ठे बता दिया। किसी कोई डाउट? एक बार फिर से देख लीजिए। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल अगर हम सेल वॉल हटाएंगे तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट में आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा अंदर, और उसके ऊपर क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म में आपको दो चीज मिलता है, एक साइटोप्लाज्म मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में आपको मिलेगा लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें दो मिलेगा, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस मिलेगा। साइटोप्लाज्म में आपको लिक्विड और सॉलिड पार्ट मिलता है। लिक्विड की बात करेंगे जिसको हम हाइलोप्लाज्म कह सकते हैं और साइटोसोल कह सकते हैं। सॉलिड की बात करेंगे ट्रोफोप्लाज्म, उसमें आपको सॉलिड में दो चीज मिलेगा, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग की बात करेंगे उसमें आएगा मक्खन, एनसीआर, गरलवा, और नॉन लिविंग में क्या बोलेंगे? टैनिन, गम्स और म्यूसिलेज। समझ में आया ना? क्या आएगा? टैनिन, गम्स और म्यूसिलेज। कहानी समझ में आया? हाँ, इसका स्नैप ले लीजिए फटाफट। इसके बाद चलेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हो गया? चलिए, अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो उससे पहले हमें एक टॉपिक और जानना होता है जिसका नाम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बताया था? नहीं बताया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसे सिस्टम जिसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल एक साथ मिलकर काम करती हैं, तब उनका काम चलता है, अदरवाइज उनका काम बंद हो जाता है। समझ में आया? तो अगर एक साथ काम करेंगे तो काम चलेगा, अगर उसमें से एक भी आदमी एब्सेंट रहा तो उनका काम चलने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए छत की ढलैया हो रही है तो भैया उसमें हर इंसान का एक इम्पोर्टेंस रोल होता है। गिट्टक वाला जो गिट्टी डाल रहा है उसमें जो मिलाता है, मोरंग वाला, सबका इम्पोर्टेंस है। अगर एक बंदा उसमें से ना रहे जो काम करते हैं तो काम पूरा क्या जाएगा? बंद हो जाएगा। है ना?
है कि ना। तो इसी तरह यहाँ भी इंपॉर्टेंस है, जिसका इंपॉर्टेंस आपको हम बता रहे। एक होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, सम सेल ऑर्गेनेल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, है ना, परफॉर्म देयर स्पेशल फंक्शन। कह रहा है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल एक साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती हैं और अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे मैंने कहा, उसी का नाम है आपका गर्लवा, GERLV। तो अब देखिए ये गर्लवा मैंने लिखा है ना, तो जी का मतलब गोल्गी बॉडी होता है, लेकिन पहले कौन आएगा, ER। तो अब देख लीजिए गर्लवा का मैं ऐसे सीक्वेंस लिख देता हूँ, पहले ER आएगा, फिर गोल्गी बॉडी आएगा, फिर लाइसोसोम आएगा, फिर क्या आएगा, वैक्यूल आएगा। ये है एक साथ काम करने वाले कौन, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ER का सामान कौन पैक करेगा, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जब पैक करेगा उसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। उसको लेके कौन जाएगा, वेस्ट मटेरियल को, वैक्यूल। समझ में आया ना। तो ये चीज हो, इसका मतलब ER किसको बना सकता है, गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी किसको बनाएगा, लाइसोसोम को। लाइसोसोम कौन बनाएगा, वैक्यूल। कहानी समझ में आया। तो ये था आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। स्नैप इसका ले लीजिए। ये एक साथ काम करती हैं, अगर बीच में एक भी एब्सेंट रहा तो काम होने वाला नहीं हो, ये मेन है ना। चलिए, तो अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, पहले ER पढ़ेंगे, फिर गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे। समझ में आए कहानी। चलिए, तो नाम किसका पहले आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका, हाँ। चलिए, अगर मैं बात करूंगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो अब सुनिएगा ध्यान से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करी जाएगी, तो देखिए इन्हीं लिखा गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है। तो आप पहला लिखेंगे, ये 3D होता है, 3D। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। समझ में आया ना। और ये क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया ना। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा सिस्टम लगा, एक के ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती। आया ना। इसके पास क्या होता है, डिवाइडेड इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, डिवाइडेड इनटू इन इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है इस सेल के अंदर इसका 2 तरह से इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पहला ल्यूमिनल, ल्यूमिनल का मतलब जिसमें ER प्रेजेंट हो, है ना। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसमें क्या होगा, ER प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अरे देखिए, मैं बोल रहा हूं कि इंडोप्लाज्मिक का सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई। अब देखिए कह रहा है ER क्या करता है, सेल के इंटरसेलुलर स्पेस को ऑक्युपाई करता है ना। जितना पार्ट ER ऑक्युपाई किया उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, तो बोलेंगे ऑक्युपाई बाय ER। तो साइटोप्लाज्म का या सेल का हुआ है स्पेस, इसका मतलब सेल का जितना एरिया है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ दिख रहा है वीडियो में, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, अब ये पूरा स्पेस है। अब मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया, मैंने कहा कि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक पूरा स्पेस कवर कर रहा है, तो ER सेल का इतना स्पेस तो कवर कर ले रहा है ना, तो इसको बोलेंगे ल्यूमिनल। और जितना छोड़ रहा है उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। समझ में आया ना। तो बोलेंगे सेल का वह पार्ट जिसको ER कवर कर लेता है ना, तो बोलेंगे कवर्ड बाय ER।
या ऐसे कह सकते हैं सेल का जितना पार्ट ईआर के अंदर हो उसे बोलते हैं ल्यूमिनल, जो बाहर हो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। नॉट कवर्ड बाय ईआर उसे क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलेंगे। कहानी समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ये जो रीजन है क्या हो गया आपका? ये हो गया। आप डायग्राम देख लीजिए। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका तो डायग्राम ऐसे बनता है। ये देखिए, जहां जहां न्यूक्लियर पोर होगा वहीं वहीं क्या होगा? न्यूक्लियस तो आपको पढ़ाया नहीं है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। देखिए ऐसे बनता है स्ट्रक्चर इसका। ये है ईआर, ऐसे यहां भी बना देता हूं। ये देखिए ईआर, ये हमेशा किससे जुड़ा रहता है? ये हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? ये हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? न्यूक्लियस से। ईआर हमेशा किससे जुड़ा रहता है? न्यूक्लियस से। ये क्या है? क्रोमेटिन। ये है न्यूक्लियस और ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपको पता है। अब मैं बोलूं, मैं इसके ऊपर राइबोसोम रख दे रहा हूं। आया? मैं इसके ऊपर क्या रख रहा हूं? राइबोसोम। आया ना? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी क्या होता है? राइबोसोम होता है। समझ में आया? ये डायग्राम दिखा आपको, तो ये बताइए क्या है? ये पूरा मिला के क्या हो गया? ईआर हो गया। ये क्या है? राइबोसोम। आया? तो हम कह सकते हैं राइबोसोम के प्रेजेंस और अब्सेंस के, राइबोसोम हो और या ना हो, उसी के बेस पे ईआर दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर राइबोसोम होगा तो उसे क्या बोलेंगे? आरईआर। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एसईआर। तो उसको मैं बताने नहीं, पहले मैंने आपको सोचा डायग्राम बता दूं। कभी कभी सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ऐसे एंडोकार्टिकुलम स्कैटर्ड मैनर में होता है जब अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे बनाया है और कहीं कहीं ऐसे बनाया रहता है, या मान लीजिए ऐसे बनाया होगा, ऐसे करके बनाया होगा ऐसे, और यहाँ ऐसे राइबोसोम रखा है। तो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया? आरईआर। और ये क्या हो गया? एसईआर। आया कि नहीं आया? ये रफ वाला ईआर है और ये स्मूथ वाला है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए रफ बोल रहे हैं, इसमें नहीं इसलिए एसईआर बोल रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें, ये बना होता मेड अप ऑफ टीबीसी। मेड अप ऑफ टीबीसी। किसे? टी का मतलब होगा ट्यूब्यूल, वी का मतलब विसाइकल्स, सी का मतलब क्रिस्टर्नी। और नोट पॉइंट ये है आपका, आपको याद रखना है, बोथ ईआर एंड गोल्गी बॉडी। बोथ ईआर एंड गोल्गी बॉडी। ईआर का मतलब इंडोक्लारिटिकुलम, जीबी का मतलब गोल्गी बॉडी, मेड अप ऑफ टीबीसी। किससे बने होंगे? टीबीसी से। इसका मतलब चाहे ईआर हो चाहे गोल्गी बॉडी, वो दोनों के अंदर क्या आता है? टिब्यूल, विस्कल्स और क्रिस्टर्नी। क्या आएगा? टिब्यूल, विस्कल्स, क्रिस्टर्नी। ईआर का मतलब इंडोक्लारिटिकुलम, और ये इनके अंदर तो ये भी नाम देगा तभी बताएंगे ना इसके अंदर क्या होगा? टिब्यूल, विसाइकल्स और क्रिस्टर्नी होगा। समझ में आया ना? हाँ, इसमें किसी कोई डाउट है अभी? सारी लाइन समझ में आ गई? हाँ, इसको टिक करिए, क्लिक करिए इसको। हो गया? चलिए अब आगे ईआर में चलेंगे हम लोग। अगर हम ईआर की बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होता है। आया? 2 टाइप का होगा। एक का नाम होगा एसईआर
एक का नाम होगा RER, SER और RER। अगर हम SER की बात करेंगे इसका नाम होगा स्मूथ ER, मैं ER का फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, और इसका नाम क्या होगा, रफ ER, स्मूथ ER और रफ ER। समझ में आया? और इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलर ER, और इसको बोलते हैं ग्रेनुलर ER। आया? क्यों बोला ए ग्रेनुलर, क्यों बोला स्मूथ? क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसमें राइबोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आया? इसमें क्या होगा, इसमें राइबोफ्लोरिन एब्सेंट होगा, राइबोफ्लोरिन क्या होता है, जो राइबोसोम को जोड़ता है। आया? इसमें क्या होगा आपका, राइबोफ्लोरिन। अरे भाई राइबोफ्लोरिन प्रेजेंट होगा, कौन, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप कहेंगे सर अब तो राइबोफ्लोरिन नहीं समझ में आ रहा हमें, तो हमने कहा कि अच्छा इसके बाद समझ लीजिए, SER क्या करेगा, हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। तो आपका SER उसी सेल में या उसी ऑर्गन में ज्यादा पाया जाएगा जहां पे लिपिड ज्यादा बनती हो। जहां पे लिपिड ज्यादा बनेगी उसी में SER आपका ज्यादा पाया जाएगा। समझ में आना? यहाँ प्रेजेंट इन दोज ऑर्गन विच सिंथेसिस व्हाट, क्या बना रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो। जैसे उसका नाम है पागल, P का मतलब होगा पैनक्रियाज, G का मतलब गोबलेट सेल, और L का मतलब लीवर। इन्हीं के अंदर ज्यादा प्रोटीन बनती है। आपसे पूछेगा ये बताइए कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर प्रोटीन का नंबर ज्यादा होता है, पैनक्रियाज, गोबलेट सेल और लीवर। समझ में आना? इनके अंदर क्या होगा, ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। ये ज्यादातर किससे बने होंगे, ये ट्यूब्यूल से ज्यादा बनी होती है, ये किस्टर्नी से ज्यादा बनी होती है। समझ में आया ना? ये लिख दूं, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल सब होगा, लेकिन नंबर किसका ज्यादा होगा, ट्यूब्यूल का। इसमें मेड अप ऑफ किस्टर्नी, इनके अंदर किस्टर्नी का नंबर ज्यादा होगा, इनके अंदर किस्टर्नी का नंबर ज्यादा होगा, इनके अंदर ट्यूब्यूल का नंबर ज्यादा होगा। समझ में आया ना? अरे गोबलेट एक सेल होता भाई, आया, एक तरह का गोबलेट सेल होता है, अभी मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा है। अरे गॉल ब्लैडर नहीं, ये गोबलेट सेल है। आया? गॉल ब्लैडर नहीं है। समझ में आया? हाँ, लाइए एक बार बता दें गॉबलेट सेल के बारे में, एक दीजिए जरा। हाँ, या तो बता देंगे बाद में, हाँ अभी बताने दीजिए। गॉबलेट सेल होता है, मुझे भी याद था, उससे दिमाग से उतर गया गॉबलेट सेल के बारे में। आया? बता देंगे, छोटी सी बात है इसके बारे में। चलिए, ये समझ में आया, टू टाइप ऑफ सेल। ER के बारे में समझ में आया, इसका स्टेप ले लीजिए। अब देखिए, पूछेगा राइबोसोम के बेस पे ER कितने पार्ट में बढ़ता है, 2, RER SER। ए ग्रेनुलर बोला इसका मतलब राइबोसोम नहीं होगा, ग्रेनुलर बोला इसका मतलब उसके बाद राइबोसोम है। अब मैंने कहा कि ये मान लीजिए ER है, ये मान लीजिए ER है। अब इस ER पे अगर मुझे इस राइबोसोम को जोड़ना है तो यहाँ लगता है राइबोफ्लोरिन, कौन, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये राइबोफ्लोरिन क्या करता है, इस राइबोसोम को इस ER से जोड़ देता है। नहीं तो कैसे चिपकता भाई, नहीं तो चिपकता कैसे, नहीं चिपकेगा तो गिर नहीं जाएगा, तो कहाँ से प्रोटीन बनेगा। तो राइबोसोम को ER से जोड़ने का काम जिसका है उसका नाम क्या है, राइबोफ्लोरिन। तो लिखा हो ना मैंने राइबोफ्लोरिन, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपके लिए कि राइबोफ्लोरिन क्या करता है, ज्वाइन राइबोसोम टू ER, राइबोसोम को ER से क्या करता है, वो जोड़ता है। कहानी समझ में आया? आया डिफरेंस वाली कहानी? ये ले लिया, अब लिख लेंगे ना सब लोग। चलिए ठीक।
मिटाएं। SCR RER के बारे में समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करेंगे मॉडिफिकेशन का, ER का मॉडिफिकेशन देख लीजिए। अगर हम ER का मॉडिफिकेशन की बात करें, किसकी बात करें? मॉडिफिकेशन का। इसका मतलब ER जो मेन काम करता था उसको छोड़ के कुछ और करे, तो इसका मॉडिफिकेशन दो फॉर्म है। एक नाम है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक का नाम है माइक्रोजोम, माइक्रोजोम। ये इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन स्केलेटन और ये कार्डियक मसल्स में पाया जाता है, कार्डियक मसल्स में। आपका जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्केलेटन और कार्डियक मसल में पाया जाता है, और क्या करेगा? स्टोर करेगा किसको? कैल्शियम को। और हमारे मसल्स को चलने के लिए ज़्यादातर जो जिस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है उसका नाम क्या है? कैल्शियम नाम। माइक्रोजोम नॉट एग्जिस्ट इन लिविंग सेल, कभी भी लिविंग सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा, है ना। यूज्ड इन विट्रो, ये कहाँ यूज होता है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब जहाँ पे रिएक्शंस होते हैं वहाँ इसका यूज करा जाता है किसी किसी काम में। समझ में आया ना? एक्सपेरिमेंट बेस पे। तो हम बोलेंगे कि ER का मॉडिफिकेशन है नेचर में, जो सेल में मॉडिफाइड करता है, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर में है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे स्केलेटल सिस्टम में होगा, और कहाँ होगा? कार्डियक मसल्स में होगा। कहाँ होगा? स्केलेटन में और कार्डियक मसल्स में। और स्टोर करेगा कैल्शियम को। ये क्या करेगा? माइक्रोजोम। ये कभी भी लिविंग सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यूज कहाँ होता है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है रिएक्शन जब बॉडी से बाहर कराए जाते हो, उसे बोलते हैं इन विट्रो। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? हाँ, मिटा दिया ना हमने? चलिए ठीक, मिट गया, मिट गया। अब इसको वीडियो से लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें आएगा फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बात करेंगे? फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें क्या करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन याद करना है। तो मैंने कहा ये क्या करेगा? एक्ट एज इंडोस्केलेटन। इसको कहा जाता है ये इंडोस्केलेटन में मदद करता है। समझ में आया ना? दूसरा, ज्वाइन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। आया? जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? जोड़ता है। तीसरा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, किसमें मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट में। चौथा, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं? ऑफ स्टेरॉयड पॉल्यूटेंट। तो कह रहा हमारे बॉडी में जो स्टेरॉयड चला जाता है या आ जाता है या पॉल्यूटेंट आ जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो ER क्या करेगा? उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। आया ना? एग्जाम्पल इसमें आता है पी साइटोक्रोम 450, ये नाम याद रखिए, यही करता है। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? पी साइटोक्रोम 450। पांचवा, ये मेक गोल्गी बॉडी लाइसोजोम, लाइसोजोम। छठा, हेल्प इन प्रोटीन एंड लिपिड साइंथेसिस। ये क्या करेगा? प्रोटीन और लिपिड का साइंथेसिस करेगा। कहानी समझ में आया आप लोग को? ER का फंक्शन समझ में आया? इसमें कोई डाउट? आसान है सर। इंडोस्केलेटन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा हमारे बॉडी में हड्डी का ढांचा है ना, उसी तरह सेल में क्या होता है? सेल में भी हमने सेल का स्ट्रक्चर बनाया था ER का, तो ER को फिट कर दिए तो हड्डी का ढांचा जैसा नहीं है वो, इसलिए बोलते हैं इंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। उसमें आपका आता है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडोस्केलेटन की तरह कौन कौन काम करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ER माइक्रोट्यूब्यूल प्लस माइक्रोफिलामेंट, ये तीनों मिलके एक्ट एज
इंडो स्केलेटन। ये तीनों मिलकर किसकी तरह काम करते हैं? इंडो स्केलेटन की तरह। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? बोल है। तो ईआर माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट एक्ट एज इंडो स्केलेटन। ये आपका था ईआर। तो आज के लिए बस इतना, ये खत्म हो गया। समझ में आया? ओके।